हेलो एंड वेलकम बैक टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं हूं आपकी लॉ में टेरिस्रा और हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप आपने बीते दिनों में जो 3 लेक्चर्स आए हैं वो लेक्चर्स देख लिए, इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तीनों लेक्चर्स समाप्त करने के बाद अब आप आ चुके हैं, अब आपका आगमन हुआ है पार्ट 3 में, संविधान का सबसे बहुमूल्य, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे मूल अधिकार बताता है। वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स। यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द फंडामेंटल राइट्स, बट एज सच जो आर्टिकल 12, 13 हम पढ़ने वाले हैं उनमें एज सच कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। कहीं ना कहीं ये डेक्लेरेटरी प्रोविजंस है या कहीं ना कहीं जुडिशरी को कुछ पावर देते हैं या बताते हैं कि स्टेट क्या होता है, जिनके अगेंस्ट हमारी फंडामेंटल राइट्स है। तो इनको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और याद रखिएगा जो केसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो जैसा कि मैंने बोला, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस जस्ट गेट इनटू द सेशन, बिकॉज सेशन अपने में ही बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने वाला है। तो आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी एंड आर यू गाइज एक्साइटेड? बिकॉज आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। वी आर गोइंग टू कवर Article 12 and 13. Article 12 defines state, and Article 13 talks about the concept of judicial review. Judicial review lay down करता है, बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में है या पार्ट 3 के अंदर जो राइट्स दी गई उनके अगेंस्ट या वॉयलेटिव होते हैं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का कि हम 2 डॉक्ट्रिन देखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये दोनों डॉक्ट्रिन्स जो हैं ये आर्टिकल 13 से लिंक्ड हैं। आर्टिकल 13 के अंदर ये 2 डॉक्ट्रिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही इनके हम केसेस भी देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हमारे पास राइट है, छुआछूत नहीं होनी चाहिए है, बराबरी का हक मिलना चाहिए हमें एडमिशन्स के मामलों में, जॉब अपॉर्चुनिटी के मामलों में। तो ये जो राइट्स हैं ये राइट्स किसके अगेंस्ट हमें अवेलेबल है? भाई हम बोल दे रहे हैं कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये फंडामेंटल राइट्स एजेंसी, किस बॉडी, किस इंस्ट्रूमेंटैलिटी के अगेंस्ट हमें अवेलेबल है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट? तो आइए इसको देखते हैं। ये आपका डिफाइंड है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 यहाँ पे डिफाइन करता है द वर्ड स्टेट को। द स्टेट क्या कहा जाता है या क्या होता है। 4 चीजें इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो कि आपको लर्न करनी है बाय हार्ट। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? इन दिस पार्ट यानी कि पार्ट 3 के अंदर, the context otherwise requires the state. If the context otherwise requires, unless the context otherwise requires the state. the state के अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? the government of India, parliament of India। ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है। दोस्तों, हम किसी चीज को स्टेट की डेफिनेशन के अंदर मानते हैं या नहीं मानते हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको? भाई आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए एज एन एस्पिरेंट कि मैम अगर कोई पर्टिकुलर एजेंसी, बॉडी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन में आ रही है या स्टेट की डेफिनेशन में फॉर दैट मैटर नहीं आ रही है, अरे किसको फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है दोस्तों, इसीलिए फर्क पड़ता है क्योंकि जो पार्ट 3 के अंदर हमारे जो मूल अधिकार है, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है, वो स्टेट के अगेंस्ट ही अवेलेबल है। वो स्टेट के अगेंस्ट ही एनफोर्स करा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। आप समझ रहे हो? तो स्टेट के अंदर क्या क्या आएगा ये जानना बहुत जरूरी है। दिस इज बिन आस्क्ड इन मेंस, तो आपको उस हिसाब से तैयार करना है, इसको याद रखिएगा। प्रीलिम्स का पार्ट ज्यादा नहीं है ये। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट। फिर अगर हम लोग स्टेट लेवल पे आते हैं तो स्टेट लेवल पे क्या है? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, रिस्पेक्टिव स्टेट्स की स्टेट गवर्नमेंट होती है, और साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं जो लॉज बनाते हैं।
इनको भी हमने स्टेट की डेफिनेशन के अंदर माना है। यानी कि अगर पार्लियामेंट, यानी कि अगर भारत सरकार कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करती है या अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है, सिमिलरली अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट की सरकार कोई ऑर्डर पास करती है या कोई रेजोल्यूशन पास करती है या कोई नोटिफिकेशन जारी करती है या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई लॉ पास होता है और अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, can it be challenged? Yes, it can be challenged. Why? Because Article 12 is telling us that all those agencies and instrumentalities which are covered under Article 12, the fundamental rights can be enforced against such authorities. पहुंच रहा है? आगे आइए। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया है all local authorities या फिर कोई भी अन्य अथॉरिटी, ऑल दी अदर अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज, ऑल नहीं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत देश के टेरिटरी के अंदर या फिर भारत की टेरिटरी के अंदर ना होते हुए भी जो भारत सरकार है उनके कंट्रोल में है। तो ये 4 पॉइंटर्स हैं जो आपको आर्टिकल 12 में याद रखने हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे आइए, यही चीज बेराक में दी गई है। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल द लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। यहां पे और नहीं है, यहां पे एंड है। अब सवाल ये उठता है कि मैम अथॉरिटी क्या होता है, लोकल अथॉरिटीज क्या होते हैं, अदर अथॉरिटीज क्या होते हैं। तो अथॉरिटी से हम क्या समझते हैं? अगर आप वेबस्टर्स की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखिए तो अथॉरिटी मीन्स अ पर्सन, कोई भी पर्सन या कोई बॉडी जो एक्सरसाइज करती है पावर, उसके पास पावर है कमांड देने की। मेरे पास पावर है कमांड देने की, तो मैं एक अथॉरिटी हूं। आर्टिकल 12 में द वर्ड अथॉरिटी मीन्स द पावर टू मेक लॉ, ऑर्डर्स, बाई लॉज, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आर्टिकल 12 के अंदर पार्लियामेंट को पावर है लॉ बनाने की, गवर्नमेंट को पावर है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करने की, नोटिफिकेशंस, रेजोल्यूशंस पार्लियामेंट में पास होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स में पास होते हैं, जिनका इफेक्ट क्या है, इट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लॉ, या उनके पास पावर है टू एनफोर्स दीज लॉज। लोकल अथॉरिटी क्या होता है? लोकल अथॉरिटी को एज इट इज लिखना है। वैसे आपको लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, इन केस अगर स्टेट डिफाइन स्टेट आता है तो आपको लिखना होगा फिर 20 नंबर में। तो दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 331 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। क्या लोकल अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर, और इट रेफर्स टू अथॉरिटीज जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, पंचायत होती हैं, उसी तरह से कुछ ट्रस्ट होते हैं, सेटलमेंट बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि माइनिंग के लिए सेटलमेंट बोर्ड बनाया जाता है, तो वो सब लोकल अथॉरिटीज के अंदर आते हैं। और अगर वो भी कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जो हमारी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, उनको हम कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं। सिंपली आर्टिकल 12 हमें ये बताने में हेल्प करता है। अदर अथॉरिटीज पे आइए। अब ये दो जो टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज आपने देखी, यानी कि एक अथॉरिटी, एक लोकल अथॉरिटी, ये तो क्लियरली हमें पता लगता है आर्टिकल 12 क्या बताना चाहता है। लेकिन दोस्तों जब हम अदर अथॉरिटीज की बात करते हैं, ये संविधान में या किसी अन्य लॉ में कहीं पर डिफाइंड नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन हमें मिल गई। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें रिलाय करना पड़ता है कोर्ट के ऊपर। जब कोई चीज किसी कानून में डिफाइंड नहीं है तो हम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन का वेट करते हैं, कोर्ट इंटरप्रेट करता है तो उसी को हम लॉ मानते हैं। एज वी हैव रेड दैट द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज in Article 12 used after mentioning the executive and the legislature of the union and states and all the local authorities. Thus, it was held that it could only include authorities of a like nature, that is, the principle of ejusdem generis will be applicable. Simply ये आपको ध्यान में रखना है कि हमने बता दिया केंद्र सरकार है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, हमने बता दिया राज्य सरकार है, स्टेट लेजिस्लेचर्स है, फिर हमने बता दिया लोकल अथॉरिटीज है।
इन सबको डिफाइन करने के बाद हमने बताया एक और हेड डाल दिया, और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यही तो बताया हमने। तो कहने की बात यह है, हम इंप्लाई क्या करते हैं, हम इंप्लाई करते हैं कि एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी जो सरकार के नेचर की है, पार्लियामेंट के नेचर की है, लोकल अथॉरिटीज के नेचर की है, सेम नेचर की, लाइक नेचर की है, सेम फंक्शंस एक्सरसाइज करती है, एक सिमिलर नेचर है दोनों का, तो उसको हम स्टेट की डेफिनेशन के अंदर मानेंगे। इसी को कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इजुस्डेम जेनरिस। एनीथिंग विच इज ऑफ लाइक नेचर, सिमिलर नेचर। जैसे मैं टीचर हूं, मेरी तरह अगर कोई फैकल्टी है तो वो लाइक नेचर का काम कर रही है। मेरी तरह ही अगर कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है या कोई फैकल्टी है, वो लाइक नेचर का काम कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 कहने की बात यह है कि वो टीचर भी आर्टिकल 12 के अंदर आता है। सिमिलरली वो जो डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 के अंदर, अगर सिमिलर काम करती हुई कोई भी अथॉरिटी है वो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं, आइए इनको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका केस लॉ है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाईज केस। द रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इजुस्डेम जेनरिस वाज मेंशन्ड इन शांताबाईज केस। 1954 का केस है। इंटरप्रेट किया गया था इजुस्डेम जेनरिस को और बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच दिया गया था। द मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट other authorities could only indicate authorities of a like nature. It could only mean authorities exercising governmental या sovereign functions जो exercise कर रहे हैं। This interpretation of Madras High Court was rejected. इसको reject कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने in the case of उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962। तो शांताबाई के केस में क्या कहा गया? शांताबाई के केस में कहा गया कि जो भी गवर्नमेंटल फंक्शंस कर रहा है, सॉवरेन फंक्शंस कर रहा है, उसको हम आर्टिकल 12 के अंदर मानेंगे, उसको हम स्टेट की डेफिनेशन के अंदर मानेंगे। ये प्रिंसिपल, ये इंटरप्रिटेशन शांताबाई के केस में निकल के आया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उज्जम बाई के केस में मना कर दिया। उज्जम बाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट वाज हेल्ड दैट इजुस्डेम जेनरिस रूल could not be resorted to in interpreting the expression, this expression, as there is no common genus through these bodies in Article 12, nor can these bodies be so placed in one single category on any national basis। कि कोई भी अथॉरिटी को आप ये कह रहे हो कि अगर वो गवर्नमेंटल फंक्शंस खाली कर रही है या सॉवरेन फंक्शंस कर रही है तो वो आर्टिकल 12 के अंदर आएगा, ये ठीक बात नहीं है। जब हम किसी चीज को ओवरटर्न कर रहे हैं, ओवर रूल कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो आपने अर्लियर कहा है उसको हम मना कर रहे हैं। तो ये अब फॉलो होगा जो उज्जम बाई के केस में कहा गया। इन्होंने कहा कि इजुस्डेम जेनरिस का रूल हम आर्टिकल 12 के अंदर नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि कोई कॉमन जीनस ही नहीं है जिसके थ्रू इन बॉडीज को हम डील करेंगे आर्टिकल 12 के अंदर, और ना ही ऐसी बॉडीज, ऐसी अथॉरिटीज को। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैम ये अथॉरिटीज कैसे, ये अथॉरिटीज कहाँ आ रही हैं, इन अथॉरिटीज के बारे में हमें कैसे पता चलता है? इन अथॉरिटीज के बारे में हमें ऐसे पता, जैसे बीसीसीआई है अथॉरिटी, जैसे एलआईसी है एक अथॉरिटी। तो जब इनसे रिलेटेड ये अगर कोई डिसीजन देते हैं या कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं या कोई रूल, कोई पॉलिसी लेके आते हैं, जब वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करते हैं तो उसको हम चैलेंज करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। जब चैलेंज करते हैं तो कोर्ट के सामने सवाल उठता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट तो है नहीं, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर तो है नहीं, ना ही ये लोकल अथॉरिटी है। अब क्या ये अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आ रही या नहीं आ रही? शांताबाई ने कहा था, शांताबाई के केस में कहा गया था कि लाइक नेचर अगर है, यानी कि सरकारी फंक्शंस या सॉवरेन फंक्शंस अगर कर रहे हैं तो इनको मान लो आर्टिकल 12 के अंदर। उज्जम बाई के केस में कहा गया नहीं, ये हम रिजॉर्ट नहीं कर सकते हैं कि इस चीज को आप स्ट्रेट जैकेट में, यानी कि जो कह दिया वही होगा, कि अगर आप गवर्नमेंटल फंक्शंस कर रहे हो तो आप आर्टिकल 12 के अंदर कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कोई कॉमन जीनस ढूंढना पड़ेगा कि वाकई में कोई ऐसे फंक्शंस हैं, कोई रिलेशन है, कोई लिंकेज है। क्या सरकार पैसा देती है इनको? क्या सरकार चला रही है ऐसी अथॉरिटीज को?
तभी तो कोई कॉमन जीनस निकल के आएगा ना दोस्तों। नॉर कैन दीज बॉडीज बी सो प्लेस्ड इन अ सिंगल कैटेगरी, किसी नेशनल बेसिस पे एक हमने रूल बना दिया, उसके अंदर आप लेके आ जा रहे हो अथॉरिटीज को। आई होप यू गेट माई पॉइंट। दो केसेस याद रखने हैं, फिर आगे आइए। जैसे ही फंडामेंटल राइट्स शुरू होते हैं, केसेस की एक बहार आ जाती है। आप आए बहार आई, जब पार्ट 3 शुरू हुआ करे ना तो क्या करिए, आप आए बहार आई। चलिए, अब मोहनलाल का एक केस है, इसमें हाउ टेस्ट आया था। हाउ टेस्ट देखिए, इस केस में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का केस था 1967 का, कि द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज, ये वाइड है, बहुत ही वाइड एक्सप्रेशन है, और ये सारी अथॉरिटीज को इंक्लूड करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट करी गई है या किसी स्टैट्यूट या लॉ के द्वारा क्रिएट करी गई है। ऑन होम पावर्स आर कन्फर्ड बाय लॉ, मान के चलिए आपने कोई अथॉरिटी बना दी, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस करती है, और आपने कहा कि आपको हमने पावर्स दिए, आप पावर एक्सरसाइज करेंगे बाय लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाइए। अब ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी शुड बी परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन। कहा ये जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शंस कर रही हो तभी वो आर्टिकल 12 के अंदर आएगा, नहीं। कहा बनाया किसने है ये देखेंगे ना, तभी तो वो स्टेट का एसेंस आएगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का सुखदेव सिंह का केस है। इसी चीज को जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के केस में कहा गया था ना, इसी चीज को फॉलो किया हमने सुखदेव सिंह के। इट वॉज हेल्ड दैट ONGC, LIC, ये सभी अथॉरिटीज है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। नाउ यू हैव टू टेल मी, क्या ONGC को आर्टिकल 12 के अंदर लिखा गया है कहीं पे? नहीं, हमने अदर अथॉरिटीज बताया। अब अदर अथॉरिटीज पे स्टार लगाना है, क्या हुआ? इजिस्डिम जेनेरिस आया, रिजेक्ट कर दिया गया, फिर कहा कि गवर्नमेंटल सॉवरेन फंक्शन से मतलब नहीं है, बनाया किसने ये देखेंगे। तो इसीलिए ONGC, LIC कहा सभी अथॉरिटीज है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। दे आर स्टेट, all of them have power to make regulations under the statute for regulating conditions of service of their employees। कहा एक स्टैट्यूट बनाया गया है जहां पे जो भी इनके एम्प्लॉयज है, जो भी इनके वर्कर्स हैं, उनसे रिलेटेड ये रेगुलेशंस, रूल्स बना सकते हैं। हेंस ये स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएंगे। आगे आइए। इन केस अगर कोई भी केस मैं आपको बता रही हूं अपेरेंटली, जब आपको नहीं समझ आ रहा तो आप एक बार बैक करके जरूर देखिएगा, आई एम वेरी श्योर आपको समझ आ जाएगा। अब ये देखिए, आई थिंक आर्टिकल 12 से रिलेटेड इससे इंपॉर्टेंट केस और नहीं हो सकता कोई। तो RD शेट्टी का केस आप सबके दिमाग में बसा होना चाहिए। RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी, 1979 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या हुआ? इस केस में टेस्ट्स ले डाउन करे थे सुप्रीम कोर्ट, ये डिटरमाइन करने के लिए क्या कोई बॉडी या कोई अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। या हमें कैसे पता चलेगा ये सरकार की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, माय डियर फ्रेंड्स? So in this case, if a body is an agency or instrumentality, सरकार की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी है, it may be an authority within the meaning of article 12, तब हम उसको आर्टिकल 12 के अंदर अथॉरिटी स्टेट मानेंगे। Whether it is a statutory corporation, गवर्नमेंट कंपनी है, कोई रजिस्टर्ड, बहुत तमाम रजिस्टर्ड सोसाइटीज होती हैं, तभी हम इसको मानेंगे अंडर आर्टिकल 12। कोर्ट ने यहाँ पे कुछ टेस्ट ले डाउन करे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देख लेना कि जो पैसा है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है स्टेट के, जो सरकार है, क्या सरकार ऐसी अथॉरिटी को पैसा दे रही है, फंड कर रही है? फंडिंग जानते हो ना क्या होता है? क्या सरकार फंड कर रही है ऐसी अथॉरिटीज को? क्या वहां पे उस पर्टिकुलर अथॉरिटी में क्या डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल है? Now what is deep and pervasive state control? यानी कि उसकी फंक्शनिंग में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, डिसीजन मेकिंग में स्टेट का कंट्रोल है। फिर कहा जो फंक्शनल कैरेक्टर है, जो उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का फंक्शनल कैरेक्टर है, क्या वो गवर्नमेंटल है? इन एसेंस दैट इज इफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंटल फंक्शंस, क्या पब्लिक अफेक्ट हो सकता है उसके फंक्शन से? या कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म करती है वो पर्टिकुलर अथॉरिटी जिससे पब्लिक बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है, या पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शन एक्सरसाइज करती है? पांचों चीजें याद रखनी है आपको।
इफ अ डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ कॉर्पोरेशन, क्या कोई सरकारी डिपार्टमेंट है जो कि अब एक कॉर्पोरेशन बन चुका है, कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया है? क्या कॉर्पोरेशन मोनोपोली स्टेटस अक्वायर कर चुका है? क्या वो कंपनी, वो कॉर्पोरेशन मोनोपोली स्टेटस ऑक्यूपाई कर चुका है? विच स्टेट? द कोर्ट सेड दैट दीज टेस्ट आर नॉट कंक्लूसिव। ये कंक्लूसिव नहीं है, सिर्फ आपको एक इलस्ट्रेशन देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे आप पर्टिकुलर अथॉरिटी को स्टेट मानोगे या नहीं मानोगे, ठीक है? और इनको हमें अप्लाई करना है विद केयर एंड कॉशन। द कोर्ट सेड दैट दीज टेस्ट आर नॉट कंक्लूसिव, ये हमने देख लिया, ठीक। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या स्टेट फंड कर रहा है? डीप परवेजिव कंट्रोल है। क्या वो फंक्शनल कैरेक्टर सरकारी फंक्शन परफॉर्म करता है, वो पर्टिकुलर अथॉरिटी? क्या वो डिपार्टमेंट जो उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का, या कोई सरकारी डिपार्टमेंट कोई कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट हो चुका है? क्या वो कॉर्पोरेशन अब मोनोपोली स्टेटस अक्वायर करा हुआ है, जो कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगा? ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखना, ठीक है? आगे आइए, 2 केसेस और देखेंगे, एक अजय हासिया का केस है और एक सभाजीत तिवारी का केस है, ठीक है? अजय हासिया के केस के अंदर कहा गया था कि अगर कोई सोसाइटी है जिसको सोसाइटीज कानून बनाया हुआ है ना, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898, कहा कि अगर कोई सोसाइटी है जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अंदर रजिस्टर्ड है, इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट, ये इसको हम स्टेट मानेंगे। एंड हेंस अ स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, जिस तरह से वो बनी है, इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। The rules made by the society requires prior approval of the state and central government. The society is to comply, सारे सरकारी डायरेक्शंस को आपको कंप्लाई करना होता है, इसीलिए आप आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आओगे। सभाजीत तिवारी के केस में कहा गया था कि जो CSIR है ना, वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा प्लीज, प्रीलिम्स में आता है ये। लेकिन 2002 में एक केस आता है, प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इस केस में कहा गया था कि CSIR भी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएगा अंडर आर्टिकल 12, ठीक है? चलिए आगे आइए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आपको ये पता है कि हमारे देश में 3 ऑर्गन्स हैं। जब हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एक आ गया आपका एग्जीक्यूटिव, दूसरा आ गया आपका लेजिस्लेचर और तीसरा आ गया आपका जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों आर्टिकल 12 के अंदर आते हैं, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। क्वेश्चन ये है, क्या जुडिशरी भी आर्टिकल 12 का पार्ट है? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन, क्या जुडिशरी को भी हम आर्टिकल 12 के अंदर कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आइए, इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम देखेंगे। जुडिशरी भले क्यों ना स्टेट का ऑर्गन है, उसको हमने स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं माना है। अब किस हद तक की माना है, किस हद तक की नहीं माना है, हम ये तब देखते हैं जब जुडिशरी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जब न्याय कर रही होती है, जब जुडिशरी जस्टिस कर रही होती है, तब हम ये देखते हैं कि जुडिशरी उस टाइम पे अपने कौन से फंक्शंस को एक्सरसाइज कर रही है। क्या वो जुडिशियल फंक्शंस को एक्सरसाइज कर रही है या वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के फंक्शन को एक्सरसाइज कर रही है? क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि जुडिशरी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी एक्सरसाइज कर सकती है अंडर द लॉ। तो अगर जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को एक्सरसाइज करती है, क्या तब भी वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी? या जुडिशरी जब जुडिशियल फंक्शंस को एक्सरसाइज करती है, क्या तब भी वो आर्टिकल 12 के डेफिनेशन के अंदर आएगी? तो आपको मैं बता दूं, एक समरी याद रखिएगा कि जब भी जुडिशरी जुडिशियल फंक्शंस करती है, स्टेट के डेफिनेशन के अंदर वो नहीं आती है। कि भाई किस चीज को आप चैलेंज करोगे? फिर जाके आप जुडिशरी में जाके जुडिशरी के जजमेंट्स को ही चैलेंज करोगे? ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो सही नहीं है ना? लेकिन जब हमारी ऑनरेबल जुडिशरी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को एक्सरसाइज कर रही है,
तब वहां आप उसको चैलेंज कर सकते हो। ये डिफरेंस है दोनों में। तो द जुडिशरी कैन कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द कोर्ट। अगर कोई नॉन जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज करती है जुडिशरी इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी रूल मेकिंग पावर and making rules which contravene the fundamental rights of the citizens, the remedy is available under Article 32, 226 under the function. Under this function, judiciary is a state. The non-judicial functions can be statutory rule-making power, appointment of any officer, etc. So, kind of administrative nature, non-judicial function. Two landmark cases. Remember always both these cases, Naresh Mirzakar's case and A.R. Antole's case. In Naresh Mirzakar's case, it was held that even if a court is a state, भले ही आप क्यों ना कोर्ट को स्टेट मान रहे हैं, a writ under Article 32 cannot be issued to High Court of competent jurisdiction against its judicial order because such order cannot be said to violate the fundamental rights. ये नरेश मिर्जाकर के केस में कहा। वहीं पे A.R. अंतुले के केस में कहा that the court could not pass an order or issue a direction which would be violative of fundamental rights, so it can be said that the expression state includes judiciary also. तो नरेश मिर्जाकर के केस में कहना कोर्ट ने ये चाहा कि भले क्यों ना आप कह रहे हो कि एक कोर्ट जो है वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ रहा है, आर्टिकल 32 के अंदर आप रिट पिटिशन फाइल नहीं कर सकते हैं या हाई कोर्ट को इशू नहीं किया जाएगा, कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन जो होल्ड करता है, अगेंस्ट इट्स जुडिशियल ऑर्डर, जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया है उस ऑर्डर के अगेंस्ट मान के चलिए आप आर्टिकल 32 में प्रोसीड किए हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सच ऑर्डर कैन नॉट बी सेड टू वॉयलेट द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जब भी ध्यान रखिएगा, ये डिस्टिंक्शन याद रखिएगा, जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव या नॉन जुडिशियल फंक्शंस जुडिशरी एक्सरसाइज करती है, इट इज अ स्टेट, व्हेन जुडिशियल फंक्शंस इट इज नॉट अ स्टेट। केस देख लीजिए। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री स्टडीज न्यू दिल्ली इज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या ऑब्जेक्ट है? प्रमोट और बताना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री स्टडीज, स्पेशल रेफरेंस टू कंपैरेटिव स्टडीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज। ICPS was however held in Tekraj Vasandi's case not to be authority within the meaning of Article 12. The ICPS is not state under Article 12. उन्नी कृष्णन के केस में क्या कहा गया? उन्नी कृष्णन का केस हम कौन से आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं? इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ते हैं ना, लैंडमार्क केस है। तो 1993 का केस है, इसमें कहा गया a private educational institution either by recognition or affiliation to the university could not be called an instrumentality of state. उन्नी कृष्णन के केस में कहा गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को आप स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड मत करिएगा, बट धीरे धीरे सब आ चुके हैं। इसको पढ़ लीजिएगा। नॉट अ स्टेट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है, तो नॉट अ स्टेट की ये लिस्ट आप तैयार कर लीजिएगा। और भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, जो स्टेट और नॉट स्टेट में डिफर करते हैं, ताकि आप उसको एक तरह से माइंड में उतार लीजिए, पढ़ के लर्न कर लीजिए, एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, और भी मैं आपको बता दूंगी, जी टेलीफिल्म्स का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब केसेस में ही हेल्ड किया गया है। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 12 खत्म हो जाता है। जुडिशरी के एस्पेक्ट में आपने आई होप इसको समझ लिया हो, ठीक है। चलिए अब हम आर्टिकल 13 की ओर आएंगे। आर्टिकल 13 मैंने आपको दो इसके अंदर प्रोविजंस बताए हैं। एक तो आर्टिकल 13 जो कि अगर कोई लॉ जो आपकी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है उसको आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, वो वॉयलेटिव हो जाता है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के, तो वो चैलेंज किया जा सकता है, वॉइड हो जाता है या वॉइड ab initio हो जाता है, वो भी हम देखेंगे। और दूसरा एस्पेक्ट जो मैंने आपको बताया था वो था जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, जो हमने अडॉप्ट किया है। चलिए, 4 क्लॉजेज हैं,
चारों क्लॉजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में डेफिनेशन बताई है लॉ और लॉ इन फोर्स की, और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 आर्टिकल 368 से लिंक किया गया है। बात क्लियर? जो कि 24th अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है? देखो, हम लोग अडॉप्शन डेट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 इज द मिड पॉइंट। 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी कानून आया है उसको हम क्या कहेंगे? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी कानून अगर आया है उसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है और कहता है कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे लॉज, देखिए लॉज लेजिस्लेशन में, जुडिशरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा ब्रिटिशर्स का। आईपीसी वगैरह सब, आईपीसी, एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर मेनी एक्ट्स जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा के हैं। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 कहता है कि अगर कोई भी लॉ जो कि हमारे संविधान लागू होने से पहले बनाया गया था, जो कि हमारे संविधान लागू होने से पहले बनाया गया था, तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 की जब भी बात होती है तो हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 की जब भी बात होती है तो हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को देखते हैं। और अगर वो लॉज हमारी फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 के अंदर दी गई हैं उससे डेरोगेशन में होते हैं या उसके वॉयलेटिव होते हैं तो हम ऐसे लॉज को वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। ये एक मैकेनिज्म है जो आर्टिकल 13 के अंदर दिया गया है। ये कैसे होता है? ये कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू के पावर के अंदर कर सकता है। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, लेकिन आप ही बताइए अगर कोई ऐसा कानून जो संविधान लागू होने के बाद बनाया जाता है और वो अपेरेंटली हमारी फंडामेंटल राइट्स को अगर वॉयलेट करता है, तब कोर्ट के पास क्या पावर है? तब कोर्ट के पास ये पावर है जो कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 के अंदर दिया गया है कि वो उस कानून को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेज, जब से वो बनाया गया था उस डेट से वो वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। तो आई होप आर्टिकल 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 आपको क्लियर हो गया है। 13 क्लॉज 1 में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को हम वॉइड डिक्लेयर करते हैं। 13 क्लॉज 2 में हम कहते हैं कि सरकार, आपको पता नहीं है, ये सरकार को डांट लगी हुई है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में, डांटा गया द स्टेट शैल नॉट मेक, क्योंकि पहले में तो हमारे पास पावर नहीं है ना, हम कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ नहीं है, एज इंडिया हम फॉर्म मतलब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुए नहीं, तो हमने लॉज ये नहीं बनाए थे, ये लॉज ब्रिटिशर्स ने बनाए थे जो उस टाइम पे हमें रूल कर रहे थे, तो उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन 13 क्लॉज 2 पे हमारा कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि संविधान लागू हो चुका है। आप अंधे गूंगे बहरे नहीं है कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, आपको पता है कि सिटीजन्स के पास आर्टिकल 14, 21, 19 सब कुछ है। उसके बाद आप ऐसा लॉ बना रहे हैं जो छुआछूत कर रहा है, आप ऐसे प्रिजन रूल्स बना रहे हैं जो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है जेल के अंदर, कि आप इस कास्ट के हो तो आप खाना पकाओगे, आप इस कास्ट के हो तो आप बाथरूम साफ करोगे, तो आपके लॉ को हम वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। क्या कहता है 13 क्लॉज 2? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे, आपको बनाने का ही हक नहीं है, जो ले रहा है या अब्रिज कर रहा है राइट्स जो कि पार्ट 3 में दी गई है। And any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. अब extent of contravention, extent of contravention, the extent of contravention जो दिया गया ना, दो शब्द, ये दो फ्रेजेस जो है, इन फ्रेजेस के एस्पेक्ट में हम दो डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। क्यों? क्योंकि एक्सटेंट किस हद तक के वॉइड होंगे, किस हद तक के वॉइड होंगे, ये क्या हद होगी, ये हमें उन दो डॉक्ट्रिन से पता लगता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में ये कहा गया है
कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉ के डेफिनेशन में क्या आएगा? लॉ के डेफिनेशन में कोई भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। कस्टम, यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 13 क्लॉज बी, सॉरी आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 बी में क्या दिया गया? लॉज इन फोर्स। ये इसके अंदर आते हैं कोई भी लॉ जो कि पास किया गया या लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली, उसको प्रीवियसली हमने रिपील नहीं किया है। अच्छा, आर्टिकल 372 भी इसको फोर्स ऑफ लॉ देता है, वैलिडेट करता है कहीं ना कहीं। लॉज इन फोर्स आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 के रेफरेंस में है। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. अब यहाँ पे इसके लैंग्वेज से पता लगता है कि void ab initio हम डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हमने आपको पावर ही नहीं दिया है कोई लॉ बनाने का। ठीक है, तो laws in force includes laws passed or made by legislature or any competent authority in the territory of India before coming of the constitution and which has not been previously repealed, notwithstanding, हमें इससे मतलब नहीं है that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। हमें इससे मतलब नहीं कि उस टाइम पे वो पर्टिकुलर लॉ, उस टाइम पे वो कानून जो है फोर्स में नहीं आया था, लागू नहीं किया गया था। करेंटली वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूटिव है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लॉज 4 किसके बारे में बात करता है? क्लॉज 4 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी कि कुछ भी इस आर्टिकल 13 में जो दिया गया है वो अप्लाई नहीं करेगा अगर कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है संविधान का अंडर आर्टिकल 368। अब इसकी क्या वैधता, क्या वैलिडिटी, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये 4 क्लॉजेज हैं जो हम आर्टिकल 13 में देखते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट पर्पस क्या है, आइए इसको देख लें जल्दी से। फर्स्ट क्लॉज रिलेट्स टू द लॉज विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ब्रिटिशर्स बना के गए हैं। ठीक है, सो दे विल बी वॉइड टू द एक्सटेंट टू विच दे आर इनकंसिस्टेंट, जिस हद तक की इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं उनको हम वॉइड डिक्लेयर करेंगे। दूसरा क्लॉज कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है स्टेट पे कि आप कोई ऐसा लॉ मत बनाइए जो कि फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करे। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? आर्टिकल 13 में जो डेफिनेशन दी गई है ये ऑब्जेक्ट है कि इंश्योर करे कोई भी रूल जिसका सोर्स लॉ है, दैट एनी रूल हैविंग एनी फोर्स ऑफ लॉ, परमानेंट और टेम्परेरी, लेजिस्लेटिव और जजमेंट और एनी अदर सोर्स विल बी इन कंफॉर्मिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। आप कंफॉर्मिटी में रहेंगे, आप उसको सप्लीमेंट करेंगे, उसके अगेंस्ट नहीं हो। Clause 4, constitutional amendment does not fall within the definition of law in Article 13 and its validity cannot be challenged on the ground that it violates a fundamental right। आर्टिकल 13 के अंदर क्लॉज 4 डाल के ये कहा कि अगर कोई अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर हो रहा है उसका जुडिशियल रिव्यू आप मत करना, और ये मत कहना कि वो फंडामेंटल राइट के वॉयलेटिव हो रहा। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ इनकंसिस्टेंसी ऑन एग्जिस्टिंग लॉ। This clause deals with pre-constitutional laws or existing law that were in force before the commencement of the constitution। और इसी आर्टिकल को आप लोग देख लीजिएगा, आर्टिकल 372 ये भी ये डिक्लेयर करता है कि all the laws in force immediately before the commencement of the constitution will continue to be in force until altered, repealed or amended by a competent legislature और अथॉरिटी। जब तक कि उसको रिपील नहीं किया जाए तो तब तक की फोर्स ऑफ लॉ है। अ लॉ वुड बी वॉइड इफ इट सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और was violative of constitutional limitations on the legislative power। In the former case, law would be nullity, but in the latter case, it would be inoperative or unenforceable। इसको समझने की कोशिश करें। A law would be void, पहली बार कैसे होता है void? अगर कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी होल्ड नहीं कर रहा है, जिस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने, जैसे कि लेजिस्लेचर ने पास किया है, उसके पास अथॉरिटी ही नहीं थी पास करने की, या
कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस लगे हुए हैं कुछ लेजिस्लेचर के ऊपर, और उसको मतलब उसको हटाते हुए, इन दी एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, उसको भूलते हुए आपने वो लॉ पास कर दिया। तो अगर फॉर्मर केस है, यानी कि अगर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं था और आपने लॉ पास कर दिया, तो वो नल हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस थी, लेजिस्लेटिव पावर तो थी लेकिन कुछ लिमिटेशंस लगी थी, वो इनऑपरेटिव या अनइंफोर्सेबल हो जाएगा। इसको हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द डॉक्ट्रिन्स व्हिच आई टोल्ड यू। आगे आइए। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, नो रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 प्रोस्पेक्टिव है इन नेचर, यानी कि बैक डेट पे नहीं लागू होगा, आगे के मतलब आगे अगर इसको चैलेंज किया जाता है तब ये लागू किया जाएगा। और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, वो वॉइड तभी होंगे ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसको बैक डेट में जाके आप वॉइड डिक्लेयर भी कैसे करोगे ना, वो वॉइड ab initio नहीं होते हैं। सच इनकंसिस्टेंट लॉ रिमेन वैलिड फॉर अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, हर उस काम के लिए जो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, उस लॉ को मतलब मद्देनजर रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कुछ मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड कोई लॉ था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लागू किया गया और उससे बहुत सारे लोग गवर्न हुए। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तब ये पता चल रहा है कि ये वॉयलेटिव हो रहा है फंडामेंटल राइट्स के, तो हम बैक डेट पे जाके उन लोगों को कॉम्पनसेट नहीं करेंगे जिनको उसके अंदर फाइन दिया गया था या उनसे पैसा लिया गया था। सच लॉज एग्जिस्ट फॉर ऑल पास्ट ट्रांजैक्शंस, जो भी पहले हुआ है वो उसके लिए वैलिड होंगे। एंड फॉर एनफोर्सिंग ऑल राइट्स और लाइबिलिटीज अक्रूड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू ऑपरेशन। क्लॉज 1 डज नॉट अमेंड और रिपील। एक और बात है, द इफेक्ट ऑफ दिस क्लॉज, यानी कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 इज दैट इट डज नॉट मीन कि वो कोई रिपील कर रहा है किसी स्टैट्यूट को, उससे कोई स्टैट्यूट रिपील नहीं हो रहा है। एंड इनकंसिस्टेंट लॉ, यानी कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है फंडामेंटल राइट्स के से, विल नॉट बी वाइप्ड ऑफ और रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक। वो रिमेन मतलब उस स्टैट्यूट बुक में रहेगा as long as the bar of article 13 clause 1 continues। अगर बार रिमूव कर दिया गया लॉ रिवाइव हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के अंदर। एक ग्रहण लग जाता है, जैसे ही वो ग्रहण हट जाएगा वो लॉ रिवाइव हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं आईपीसी के अंदर एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन नंबर 303 में था कि अगर कोई मर्डर करके अंदर जेल में गया और वो जेल में मर्डर कर देता है तो उसको मौत ही की सजा होगी। तो मिट्ठू सिंह के केस में उसको क्या किया गया था, उस पर एक्लिप्स लगा दिया गया है। वो अभी भी स्टैट्यूट बुक में आपको देखने को मिलेगा, अभी भी वो आईपीसी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अब बीएनएस के अंदर चेंज कर दिया गया हो। लेकिन अभी तक की आईपीसी में वो प्रेजेंट था, उस पर ग्रहण लगा हुआ था, वो इनफोर्स नहीं था, ऑपरेटिव नहीं था, अभी ग्रहण लगा हुआ था। आगे आइए दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू देख लीजिए। इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको मार्क कर दे रही हूँ, ज्यादा इस पे हम लोग समय लेंगे नहीं, हालांकि जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट्स। ये कोर्ट की पावर है कि अगर कोई भी लॉ पास, देखिए जुडिशियल रिव्यू मैं आपको बता दूं एलएलएम करे हुए, मैंने अभी हाल ही में कल ही एक इंटरव्यू लिया था और एक हायरिंग के लिए अपनी कंपनी में यहीं पीडब्ल्यू में, और एलएलएम करे हुए वो मैडम थी और काफ़ी उन्होंने अपना बताया अपने बारे में। तो मैंने सिंपली उनसे ये पूछा कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, उनके पास जवाब नहीं था। तो आज को अगर आप लॉ करते हुए या एलएलबी के स्टेज पे या आप पढ़ाई कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप जान रहे हो ये सब कॉन्सेप्ट, तो आपके अंदर सब्सटेंस है। मैं सच बताऊं आपको, सब्सटेंस है आपके अंदर, कुछ आप जान रहे हो चीज़ें। तो जुडिशियल रिव्यू में बेसिकली ये होता है कि जो भी लॉज पास किए जाते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कि वो अगर फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेटिव होते हैं तो उनको चेक किया जा सकता है। एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया गया है जो कि हमने यूएसए से अडॉप्ट किया था। ठीक है, यूएसए से हमने इसको बोरो किया है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका इन द हिस्टोरिक केस ऑफ मार्बरी वर्सेस मैडिसन, इस केस में उन्होंने ये ले डाउन किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 इनहेरेंटली यहाँ पे डील करता है। पास्ट लॉज और फ्यूचर लॉज दोनों के बारे में बताता है। दिस पावर हैज बीन कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच कैन डिक्लेयर अ लॉ। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास क्या पावर क्या है, वो चाहे तो उस कानून को जो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेटिव हो रही है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं कि यह असंवैधानिक है। ठीक, आगे आइए। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मद्रास स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी रो का केस है, केशवानंद भारती केस है। इसमें बेसिक फीचर हमने जुडिशियल रिव्यू को बताया, और भी बहुत सारे केसेस है, आप बताइएगा तो मैं लिस्ट दे दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है, इसकी लिस्ट में अपलोड करा दूंगी। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज एन एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू, इट इज मोर सॉलिड फुटिंग देन इट इज इन अमेरिका, अमेरिका से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मद्रास स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस वीजी रो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा our constitution contains express provisions for judicial review as to its conformity with its constitution, ठीक है, एक्सप्रेस प्रोविजंस है। और केशवानंद में हमने इसको बेसिक फीचर कहा कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों आगे आ जाइए। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, सिवियर करना, किसी चीज को हमें सेपरेट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कहते नहीं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या अगर एक खराब फल है तो सारे फल खराब हो जाएंगे, तो उसी चीज को आपको लॉ में अप्लाई करना है कि इस डॉक्ट्रिन को हम अप्लाई कब करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई कानून पास किया गया, तो कानून के अंदर हम देख रहे हैं कि टोटल 30 सेक्शंस हैं और उसमें 6 सेक्शंस जो है वो फंडामेंटल राइट के वॉल्यूटिव हो रहे हैं। क्या हम उन 6 प्रोविजंस को उस कानून से सेपरेट कर सकते हैं, सिवियर कर सकते हैं, निकाल के अलग कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। यही ये डॉक्ट्रिन कहती है, सेवरेबिलिटी, सेपरेशन। इस डॉक्ट्रिन की जरूरत तब होती है जब कोई इश्यू किसी पर्टिकुलर लॉ के पार्ट से रिलेटेड अराइज होता है, कि इसका कोई भाग इनकंसिस्टेंट है। तब ये क्वेश्चन अराइज होता है वेदर पूरा कानून को हम वॉइड डिक्लेयर करें या सिर्फ उस भाग को वॉइड डिक्लेयर करें जो कि फंडामेंटल राइट्स के या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इस डॉक्ट्रिन का बेसिस मतलब जो इसका एसेंस है वो ये है जो हमें आर्टिकल 13 के अंदर देखने को मिला था, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, उस हद तक की। इसीलिए तो हम इंटरप्रेट करते हैं ना एज जजेस, हम लोग तभी तो इंटरप्रेट कर पाएंगे। टू द एक्सटेंट का मतलब क्या है कि हम सिवियर करेंगे, हम अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। दिस डॉक्ट्रिन इज सब्जेक्ट टू वन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जो वैलिड पार्ट्स हैं और जो इनवैलिड पार्ट्स हैं वो इस तरह से कंबाइंड और मिक्सड अप है कि हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। इस एस्पेक्ट में या इस मैटर में पूरे ही एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता है। नाउ टू नो वेदर दे आर सेपरेबल और नॉट, वी हैव टू सी द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। हम लेजिस्लेचर का इंटेंट देखते हैं कि आपने किस इंटेंशन से बनाया था। तो वो जो 30 प्रोविजंस हैं उनमें से 6 प्रोविजंस अगर फंडामेंटल राइट के वॉयलेटिव हो रहे हैं तो आप उनको इजीली सेपरेट करके निकाल सकते हो और बाकी जो आपके 24 सेक्शंस हैं वो वैलिड हो जाएंगे। लेकिन साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है एज जजेस कि अगर वो 6 प्रोविजंस इस तरह से मिक्सड अप है इन दी लॉ कि वो 6 प्रोविजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, अगर उसको निकाल दिया तो कोई एसेंस नहीं बचे, कोई वैल्यू नहीं बचेगी लॉ की, तो इसका मतलब ये है कि दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम दी लॉ। तो ऐसे में हमें पूरे 300 सेक्शंस को, पूरे लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करना होगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो 6 प्रोविजंस को अलग कर सकते हैं, वो इंटरवोवन है इन दी एक्ट और नॉट? इसके लिए हम ये देखेंगे कि प्रियम्बल क्या कह रहा है एक्ट का, ये गवर्नमेंट ने पास क्यों किया था, क्या नीड थी पार्लियामेंट को इसको पास करने की। अगर यहाँ पे लेजिस्लेचर का इंटेंशन था कि वो 6 प्रोविजंस को हटा के बाकी एक्ट वैलिड हो सकता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 6 सेक्शंस को हटा के बाकी एक्ट को वैलिड नहीं कर सकते, इंटेंशन से ये पता लग रहा है, तो फिर आप सेवरेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे आरएमडीसी का केस। इससे चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो चीजें अभी मैंने पढ़ी हैं, बताई हैं आपको, उसी को और इलैबोरेट करके बताया गया है।
द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, प्लीज याद रखिएगा सेवरेबिलिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि कानून बनाया क्यों गया था, लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या था। तो जब भी सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी की बात करते हैं हम लेजिस्लेचर का इंटेंशन देखते हैं। अगर लेजिस्लेचर का इंटेंशन ये था कि प्रोविजंस को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, तो फिर पूरे स्टैट्यूट को वॉइड डिक्लेयर करेंगे। When valid and invalid parts are interwoven, एकदम से सिले हुए हैं एक साथ, they cannot be separated without altering the statute's essence, यानी कि अगर उनको हम सेपरेट करेंगे तो स्टैट्यूट का वजूद ही खत्म हो जाएगा। The invalidity of a part may render whole act invalid, तो अगर उस 6 सेक्शंस को हम हटाएंगे तो पूरा एक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा। दूसरी चीज, if deleting the invalid यानी कि inconsistent portion leaves the remaining parts unenforceable, जो remaining 24 sections हैं वो enforceable ही नहीं हो सकते हैं, और उनको enforceable करने के लिए हमें कुछ ना कुछ alterations करने हैं। The entire statute might be invalidated, पूरे statute को invalidate करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं alteration जुडिशरी कर रही होगी, और जब जुडिशरी लेजिस्लेटिव फंक्शंस में आएगी तो वो जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा, तो वो भी ठीक बात नहीं है। ये क्या कह रहा है पॉइंट, ये कह रहा है कि अगर इनवैलिड पोर्शन को डिलीट करना है और बाकी प्रोविजंस को इन्फोर्सेबल कराना है, और उनको इन्फोर्सेबल कराने के लिए हमें कुछ चेंजेस, अमेंडमेंट या ऑल्टरेशंस करने हैं, भाई वो अमेंडमेंट्स और ऑल्टरेशंस कौन कर रहा है, जुडिशरी कर रही है ना, क्योंकि जुडिशरी ही इनवैलिडेट कर रही है। अब अगर जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम करने लगेगी तो क्या कहा जाएगा, जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा, तो ये गलत है, ये भी नहीं किया जा सकता है, पूरा एक्ट इनवैलिड हो जाएगा। फिर देखिए, टू डिटरमाइन सेपरेबिलिटी या सेवरेबिलिटी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री देखी जाएगी। क्या ऑब्जेक्टिव था, टाइटल क्या है, प्रियम्बल क्या है कानून का, क्या वैलिड पार्ट्स को हम अकेले इन्फोर्सेबल कर सकते हैं, या ये इनवैलिड सेक्शंस जो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेटिव हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर डिपेंडेंट है तो पूरे एक्ट को इनवैलिड करिए, सिंपल बात है। चलो आ जाइए आगे, 2 केसेस इसमें और हैं, इनफैक्ट 3 केसेस और हैं। चलिए, AK गोपालन के केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन केस ऑफ रिपग्नेंसी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली रिपग्नेंट प्रोविजंस ऑफ द इम्प्यूग्ड एक्ट विल बी वॉइड, पूरा एक्ट वॉइड मत करिएगा, और हर एक कोशिश करी जाएगी कि हम वो जो कानून बनाया गया है उसको सेव करें। इफ द ओमिशन ऑफ इनवैलिड पार्ट will not change the nature or structure or the object of the legislature, हम उसको easily severable कर देंगे, वही बातें कही इन्होंने। अब इसी में सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को इनवैलिड करार दिया गया था और कहा था PD एक्ट के बाकी सारे लॉज वैलिड है। FN बालसारा का केस है, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के करीबन 8 सेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द पोर्शन विच वॉज इनवैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं और बाकी एक्ट जो है वो वैलिड होगा। एग्जाम्पल्स हैं ये केस। फिर उसके बाद ये देखिए कि होटो का जो केस है, इस केस में ये कहा गया सेक्शन 10 ऑफ द 10th शेड्यूल विदाउट पैरा 7 रिमेन्स वैलिड। पैरा 7 के बिना देखिए वैलिड है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल है। पैरा 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और उसको वो सेवरेबल है फ्रॉम द मेन प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल, डिफेक्शन से जो रिलेटेड, ये भी एक एग्जांपल है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पे। तो बेसिकली अगर कोई प्रोविजन है, ठीक है, कोई भी प्रोविजन है जो कि कहीं ना कहीं हिट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो उस प्रोविजन पे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 एक ग्रहण लगा देता है, कि आप जो है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो आप अभी करेंटली इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों मान के चलिए ये ग्रहण हट गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया और ये ग्रहण हट गया, तो ये वापस से वैलिड हो जाता है। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। व्हेन एन एग्जिस्टिंग लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट, कोई भी कानून जो इनकंसिस्टेंट है और फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, इट बिकम्स ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया था,
ये भी एक तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में वॉइड आप इनिशियो हो जाता है, आप जान रहे हो, या एक तरह से रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो जाता है। एग्जिस्टिंग लॉ रिमेन्स एक्लिप्स्ड एंड डोमिनेंट टू द एक्सटेंट इट कम्स अंडर द शैडो ऑफ फंडामेंटल राइट। जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है वो एक्लिप्स्ड रहेगा, उस पर ग्रहण रहेगा और वो डोरमेंट हो जाएगा, एक तरह से डेड हो जाएगा, है ना। प्रेजेंट है बट इट इज नॉट ऑपरेटिव, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के शैडो में, उस टाइम पे फंडामेंटल राइट प्रिवेल कर रहा है, वो सेक्शन डाउन हो गया है। डेड नहीं, हम कहेंगे स्लीपिंग है, एक तरह से सो रहा है, इट इज नॉट डेड। एंड एज सून एज द एक्लिप्स इज रिमूव्ड वो वापस से वैलिड हो जाएगा। आगे आइए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वो पीका जी का केस है। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड एक प्रोविजन चैलेंज किया गया था। मोटर व्हीकल एक्ट को उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू उन्होंने कहा था कि प्राइवेट पार्टीज को यहाँ पे कोई राइट मिलेगा नहीं और कंप्लीटली स्टेट मोनोपोली हो रही है, हो जाएगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को हटा दिया था। अब जैसे ही आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया और आर्टिकल 19(1)G में हमने क्या किया, आर्टिकल 19(1)G में हमने ये राइट दे दिया। The provision became void when the constitution came in force as it was violative of article 19(1)G। ट्रेड प्रोफेशन कॉमर्स इंटरकोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। लेकिन 18 जून 1951 को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ और अब ये कहा गया कि स्टेट को डू एनी बिजनेस टू द कंप्लीट और पार्शियल एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन। स्टेट के ऊपर कोई बाधा नहीं है, स्टेट चाहे तो सिटीजन्स को, प्राइवेट पार्टीज को एक्सक्लूड भी कर सकती है। ये अमेंडमेंट हो गया। Government then issued a notification which was challenged and the Supreme Court observed that the amended provision were void between इस टाइम पीरियड के between 26 जनवरी 1950 and 18 जून 1951। इस बीच जो provision था वो void था। The provision was eclipsed for the time being on account of the provisions of article 19(1)G, क्योंकि उस टाइम पे ये फंडामेंटल राइट प्रिवेल कर रहा था। जैसे ही लिमिटेशन हटा दिया The provision became enforceable। जैसे ही ये लिमिटेशन हट गया, यानी कि आर्टिकल 19(1)G का जो प्रोटेक्शन मिल रहा था वो जैसे ही हटा, वो प्रोविजन मोटर व्हीकल एक्ट का प्राइवेट पार्टीज को एक्सक्लूड करने का, वो उसमें जान आ गई। इट वॉज हेल्ड दैट ऑल लॉज एग्जिस्टिंग फ्यूचर विच आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 आर बाय एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 13 रेंडर्ड वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। यानी कि जिस हद तक के इनकंसिस्टेंट उनको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। Such laws are not dead for all purpose. The law remains in dormant, moribund condition only against citizens। अब only against citizens को अंबिका मिल्स में भी थोड़ा सा elaborate वे में बताया गया है, अंबिका मिल्स के केस में। तो बीका जी के केस में हुआ क्या, मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये कहा गया कि भाई प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, प्राइवेट पार्टीज जो हैं, उनको हम एक्सक्लूड करते हैं और स्टेट की मोनोपोली हो जाएगी। जैसे ही आर्टिकल 19(1)G आया 26 जनवरी 1950 को, कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया, तो आर्टिकल 19(1)G आया। तो फिर उस टाइम पे ये चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किस हद तक की? उस हद तक की जब तक कि उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं हुआ। 18 जून को अमेंडमेंट हुआ 1951। 18 जून को अमेंडमेंट करके ये कहा कि स्टेट की पावर है, स्टेट चाहे तो प्राइवेट पार्टीज को एक्सक्लूड भी कर सकती है। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 18 जून 1951 तक की जो कुछ भी हुआ वो गलत था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आर्टिकल 19(1)G प्रिवेंट कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था, फंडामेंटल राइट थी। उसके बाद उस हद तक की, जिस हद तक की आप इनकंसिस्टेंट हो, उस हद तक की वॉइड होगा। लेकिन अब करंट लॉ ये है कि आप प्राइवेट पार्टीज को एक्सक्लूड कर सकते हो, ये कहा गया। आगे आइए, अब क्लॉज 2 का स्कोप देखिए। वाइल क्लॉज 1 डील्स विद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, क्लॉज 2 प्रोहिबिट स्टेट्स फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ टेकिंग अवे और अब्रिजिंग द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। लॉज विच टुक अवे और अब्रिज द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 वो वॉइड होंगे टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। आर्टिकल 13 का जो अच्छे तरीके से जो स्कोप था वो डील किया गया था इन द केस ऑफ, बहुत सारे केसेस हैं दोस्तों, दीपचंद का भी केस इसमें हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले नॉन सिटीजन के, अच्छा अंबिका मिल्स का केस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
in Ambika Mills case, let me tell you. नॉन सिटीजन, अच्छा सिटीजन्स के अगेंस्ट अगर मान के चलिए कोई भी लॉ पास किया जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो फंडामेंटल राइट्स तो हमने सिटीजन्स को दिए, कुछ राइट्स हमने ऑल पर्सन्स को दिए हुए हैं। तो अगर वो राइट्स जो हमने सिर्फ सिटीजन्स को दिए हैं, किसी कंपनी, कॉरपोरेशन या फॉरेन नेशनल्स को नहीं दिए, तो क्या उनके अगेंस्ट भी वो लॉ वैलिड रहेगा या वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा? ये देखिए, तो अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ which takes away or abridges the rights conferred by Article 19 will be void only to the extent of contravention, this we know, of the rights conferred upon citizens under Article 19, but against non-citizens वो operative रहेंगे, और यही चीज अंबिका मिल्स के केस में कही गई थी। Yes, in the state of Gujarat versus Ambika Mills 1974, in this case the court held that the post-constitutional law which is inconsistent with the fundamental right is void against citizens। जब वो चैलेंज होगा तो सिटीजन्स के अगेंस्ट तो वॉइड होगा, लेकिन फॉरेन नेशनल्स के अगेंस्ट, नॉन सिटीजन्स के अगेंस्ट वो लॉ क्या होगा? वो लॉ वैलिड रहेगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर नॉन सिटीजन की फंडामेंटल राइट है ही नहीं। फिर दीपचंद का केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो आर्टिकल 13(2) के अंदर आपने बनाया है और वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, वो वॉइड ab इनिशियो होता है। और इसी चीज को मॉडिफाई कर दिया नॉन सिटीजन्स को ना देके अंबिका मिल्स के केस में। एक और केस है दुलारे लोध का केस। इस केस में ये कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अगेंस्ट सिटीजन्स एज वेल। ठीक है, चलिए आगे आइए, ये कुछ केसेस मैंने आपको बता दिए। अच्छा, क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ किया जा सकता है, यानी कि खत्म किया जा सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए, हम इसको एंड करना चाहते हैं? तो बशेश्वर नाथ का केस है, लैंडमार्क केस। इस केस में कहा गया अ सिटीजन कैन नॉट वेव हिज फंडामेंटल राइट, द रीजन बिहाइंड दिस इज नॉट ओनली मेंट फॉर द बेनिफिट, कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमने आपके बेनिफिट के लिए दिए, साथ ही साथ ये स्टेट को ऑब्लिगेशन भी है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे स्टेट को इस रिस्ट्रिक्शन से दूर नहीं कर सकता है, इस जिम्मेदारी, इस ऑब्लिगेशन से दूर नहीं कर सकता है। आपकी राइट है, बट स्टेट के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है ना, एक ऑब्लिगेशन है ना, जिम्मेदारी है। अब ये लॉ वाला पार्ट भी देख लीजिए आर्टिकल 13 के अंदर, वेदर लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या नहीं। तो शंकरी प्रसाद का केस सबसे पहला केस था जहां पे कहा गया कि जो लॉ, जो वर्ड लॉ है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं होते हैं, हेंस उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। इसी चीज को सज्जद सिंह में फॉलो किया गया था। लेकिन गोलकनाथ के केस में ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी लॉ के डेफिनेशन के अंदर आएंगे, हेंस उनका जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। 24th अमेंडमेंट एक्ट से इस चीज को क्लियर किया गया और क्लॉज 4 ऐड करा और कहा कि इस आर्टिकल के अंदर अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हो रहा है तो वो हम मानेंगे नहीं, इंक्लूड नहीं किया। तो ये एक पूरा सिनारियो था। बट इसको केशवानंद भारती केस में आपको मैं बता दूं, केशवानंद भारती केस में पिक्चर थोड़ी चेंज हुई, राइट? केशवानंद भारती केस में ये पिक्चर थोड़ी चेंज हुई और इससे रिलेटेड यानी कि आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 का पूरा रिलेशन हम देखने वाले हैं जब हम अमेंडमेंट करेंगे इन डिटेल। यानी कि शंकरी, सज्जन, आईसी और केशवानंद, ये चारों केसेस को हम लोग डिटेल में देखेंगे तो इसकी स्टोरी आपको और अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे हमारा समाप्त होता है, बट बिफोर दैट आपके लिए कुछ मेंस के क्वेश्चंस हैं। इसमें से जो भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है वो आप उठा सकते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स, हाउ दे डिफर फ्रॉम अदर राइट्स, क्या ये अमेंडेबल है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को रेफर करिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, क्या पार्लियामेंट पार्ट 3 को अमेंड कर सकता है, एप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 13, डॉक्ट्रिन्स को प्रिसाइसली विद केस लॉज मेंशन करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन जो है हमारा समाप्त होता है। आर्टिकल 12 और 13 हमने यहाँ पे कवर किया, जहाँ पे स्टेट, प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डेम जेनेरिस, लाइक नेचर क्या होता है, आर.डी. शेट्टी का केस क्या कहता है, सब समझा। इसमें हम लोगों ने दोनों डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन, अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये डॉक्ट्रिन्स कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 को सप्लीमेंट करती हैं, हेल्प करती हैं, जजेस को हेल्प करती हैं। जजेस ने ये डॉक्ट्रिन्स इसीलिए निकाली हैं
ताकि आर्टिकल 13 का बेटर एप्लीकेशन हो पाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए हों, दोनों टॉपिक्स, दोनों आर्टिकल्स। और जो भी केसेस हैं आप रिवाइज करते रहिएगा, जो भी लेक्चर्स हैं आप बार बार देखते रहिए ताकि केस लॉज आपके दिमाग में बैठ जाए। ये ऐसे केसेस हैं जो फोर्स ऑफ लॉ पा चुके हैं, जो बाइंडिंग है, इनके बिना आर्टिकल 12 अधूरा है, आर्टिकल 13 अधूरा है। इसीलिए मैं चाहूँ तो सिर्फ बेयर एक्ट आपको पढ़ाऊँ, सिर्फ मैं बेयर एक्ट आपको पढ़ाऊँ। आर्टिकल 12, 13, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और बैच में तो हम इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और लेक्चर आपको मंडे से लेकर के थर्सडे तक के अवेलेबल होंगे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।